हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स से एक क्वेश्चन। सो गाइज, इस क्वेश्चन में हम बेसिकली कोटेशन कह लीजिए, कोटेशन तौर पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से, जैसे कुछ पर्सनालिटीज़ हमें कुछ ना कुछ कोटेशंस देती है और वो यूपीएससी हर एक एग्जाम में पूछती है। तो हम उन कोटेशंस को देखेंगे कि किस तरीके से उनको अटेम्प्ट किया जाना चाहिए या उस कोटेशन का किस तरीके से हम मतलब निकाल सकते हैं और कैसे उसको अपने आंसर में फ्रेम करके रख सकते हैं। राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट सेशन गाइज। इससे आपको बहुत सी एक नॉलेज मिलेगी, एक अच्छी अप्रोच मिलेगी कि किस तरीके से कोटेशंस को अटेम्प्ट किया जाना चाहिए। सो शुरू करने से पहले गाइज, जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी की सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड की जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं इसकी पीडीएफ्स हैं। और उसी के साथ साथ जो वीडियो लेक्चर्स भी आप लोगों के लिए अपलोड किए जाते हैं उसका भी डायरेक्ट लिंक आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। जो भी स्टूडेंट्स सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं मैं उनके लिए कहूँगी कि गाइज आपको करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल परेशान होने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ आपको सिर्फ रेगुलर बेसिस पे झा सर अकेडमी को फॉलो करना है। कंसिस्टेंटली आपको जो भी आपके लिए रेगुलरली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स लाए जाते हैं आपको सिर्फ उन्हें फॉलो करना है। दैट्स ऑल, दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि हमारे करंट अफेयर से बाहर का आपसे आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज, हमारा एक जीएस का प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसमें जीएस 1 2 3 4 के बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं उस बैच में। और अगर आप गैप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है गाइज। आपका एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है जिसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपकी आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की तो गाइज इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गाइज हमें ए और बी दो पार्ट में डिवाइड करके पूछा गया है। ठीक है, तो पार्ट ए में क्या दिया गया है? ग्रेट एम्बिशन इज द पैशन ऑफ अ ग्रेट कैरेक्टर, दोज एंडोड विद इट may perform very good or very bad acts, all depends on the principles which direct them। ये नेपोलियन बोनापार्ट ने ये कोट दिया गया है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ग्रेट एम्बिशन मतलब हम एक एम्बिशन सेट करते हैं ना, तो ग्रेट एम्बिशन क्या है? पैशन है हमारे खुद के कैरेक्टर का, कि हम किस तरीके से हैं या हमारी क्या प्रिंसिपल्स हम अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, कितने हमारे अंदर मोरालिटी हम कितनी रखते हैं, क्या हम सोचते हैं, हमारे परसेप्शंस, हमारे बिलीव्स, हमारे आइडियाज, हमारे ओपिनियंस, एवरीथिंग कॉन्स्टिट्यूट इन आर कैरेक्टर। ठीक है, तो ग्रेट एम्बिशन की जब हम बात करते हैं तो वो उसी कैरेक्टर का पैशन होता है। जैसे कि जो भी हमारा कैरेक्टर होगा वो हमारे एम्बिशन को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करने पे भी लगा सकता है। मतलब कि हम कोई काम को अपना बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे या फिर बहुत ही बुरे तरीके से करेंगे। तो ऑल डिपेंड्स ऑन दी कैरेक्टर, कि आप किस तरीके से सोचते हैं। तो क्या उन्होंने उन्होंने भी यही चीज़ बोली है कि ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? उन प्रिंसिपल्स पे जो उन्हें ऐसा जो एक्ट्स करने के लिए उनको डायरेक्ट करती है, जो बताते हैं उनके प्रिंसिपल्स जो वो फॉलो करता है। एक पर्टिकुलर पर्सन जो प्रिंसिपल्स फॉलो करता है उसी के अकॉर्डिंग वो अपना काम करता है, अपना एम्बिशन अचीव करने पे काम करता है। तो वो बहुत अच्छा भी हो सकता है और बहुत बुरा भी हो सकता है।
राइट। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट ने ये एक कोटेशन हमें दी, राइट। तो बेसिकली हमें क्या करना है, किस टॉपिक से निकल रहा है ये, एथिकल वैल्यूज से निकल के आ रहा है ये। हमें वैल्यूज की बात करनी है यहाँ पे कि वैल्यूज हमारी हर एक एक्ट में किस तरीके से इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टेटिंग एग्जाम्पल्स मेंशन द रूलर्स। अब हमें एग्जाम्पल देते हुए उन रूलर्स को मेंशन करना है इस कॉन्टेक्स्ट में। फर्स्ट, हु हैव हार्म्ड सोसाइटी एंड कंट्री, जिन्होंने सोसाइटी को या कंट्री को हार्म किया है। जैसे अभी हम क्या सोच पा रहे हैं जब हम इसको पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ी है हमने, कौन है, हिटलर, हार्म किया है, कंट्री को भी हार्म किया है और सोसाइटी को भी हार्म किया। जिस तरीके से उन्होंने हिटलर ने अपनी एक आइडियोलॉजी बनाई थी, उस तरीके से उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्म किया है सोसाइटी को भी और कंट्री को भी, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है, हु वर्कड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड कंट्री। तो बेसिकली हमें दोनों एस्पेक्ट पे बात करनी है कि जिस रूलर ने हार्म किया है और जिस रूलर ने सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए या कंट्री की डेवलपमेंट के लिए काम किया है। जैसे हम बोल सकते हैं महात्मा गांधी जी, किया है उन्होंने सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए या कंट्री की डेवलपमेंट के लिए काम। या हम अगर रूलर्स की बात करें तो हम अपने पास्ट रूलर्स में से भी बता सकते हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी थे, उनका कितना अच्छा हम एक उस पे जो उन्होंने मार्केट को कंट्रोल करने के लिए किया हुआ था। तो क्या है ये चीज़ें, उन्होंने क्या किया, सोसाइटी में डेवलपमेंट करने के लिए और कंट्री को डेवलप करने के लिए उन्होंने ये काम किए। तो ये किसके हिसाब से, नेपोलियन बोनापार्ट ने जो बताया था उनके हिसाब से हमें 2 पॉइंट्स को मेंशन करना है, इस पे एग्जाम्पल देते हुए हमें समझाना है। अब बी पार्ट में हमें क्या बोला गया है, इफ अ कंट्री इज टू बी करप्शन फ्री एंड बिकम अ नेशन ऑफ ब्यूटिफुल माइंड्स, आई स्ट्रांगली फील देर आर 3 key societal members who can make a difference. They are the father, the mother and the teacher. ये किसने बोला, एपीजे अब्दुल कलाम ने। एनालाइज, ठीक है। अब हमें इस कोटेशन को एनालाइज करना है जो एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा दी गई है। उन्होंने क्या बोला है कि अगर हमें एक ऐसी कंट्री चाहिए जिसमें करप्शन ना हो, भ्रष्टाचार हम हो ही ना, करप्शन फ्री हो। लेकिन आज के टाइम पे तो हमें क्या देखने को मिलता है, करप्शन बढ़ता ही जा रहा है। बट उन्होंने किसकी बात की कि अगर हमें ऐसी कंट्री चाहिए जिसमें करप्शन हो ही ना और बहुत अच्छे माइंड्स हो कि सब ऑनेस्टी से और अच्छे से चले, अगर हमें ऐसा नेशन चाहिए तो उन्होंने क्या कहा कि आई स्ट्रांगली फील, मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली लगता है कि 3 ऐसे मेंबर्स हमारी सोसाइटी के वो बहुत महत्वपूर्ण रोल यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। और वो कौन है, फादर, मदर एंड टीचर, मतलब हमारे पेरेंट्स और हमारे हम कह देते हैं ना गुरु, जिनसे हम पढ़ते हैं, हमारे टीचर्स। तो ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं हमारे जो फ्यूचर है, बच्चे हैं, यूथ है, उनका माइंड चेंज करने में, उनका माइंड अच्छा बनाने में नेशन के प्रति, और ताकि वो करप्शन फ्री हम अपनी कंट्री को बना सकें। हमें इसको एनालाइज करना है कि किस तरीके से वो पेरेंट्स और टीचर्स ऐसा रोल प्ले करते हैं। सो आई होप गाइज आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है। नाउ विल प्रोसीड टू इट्स आंसर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट ए की, जो नेपोलियन बोनापार्ट ने हमें कोट दिया है। सो ग्रेट एम्बिशन हैज बीन अ डबल एज्ड स्वॉर्ड सिंस द टाइम इमेमोरियल, कि बहुत पुराने टाइम से ही हम ये चीज़ देखते आ रहे हैं। मतलब जो ग्रेट एम्बिशन की हम बात करते हैं तो वो डबल एज्ड स्वॉर्ड है। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट जी ने बोला है कि वो कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है या आपके प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस एम्बिशन को बहुत अच्छे तरीके से काम करके फुलफिल करते हैं या आप उसको बहुत बुरे तरीके से करके करते हैं। वो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रिंसिपल्स एंड ऑन योर एक्ट्स। There are many examples around the world where it changed the course of history and mankind in both negative and positive manner, कि हमें ग्लोबल लेवल पे या अराउंड द वर्ल्ड, विश्व स्तर पे हमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे हिस्ट्री को चेंज किया गया है या मानवता को चेंज किया गया है, दोनों ही पर्सपेक्टिव्स में, दोनों ही तरीकों से, चाहे वो नेगेटिवली हो चाहे वो पॉजिटिवली हो, ठीक है। हिटलर्स ग्रेट एम्बिशन लेड बाय ग्रीड। अब देखो हमने बाई चांस हमने क्या एग्जाम्पल लिया था, हिटलर का एग्जाम्पल लिया था हमने, ठीक है, कि वो हार्म करती है नेगेटिवली, राइट। अब वो नेगेटिवली हार्म करती है सोसाइटी को और कंट्री को।
तो ये हम उसी फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा रूलर है। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हिटलर का। हिटलर्स ग्रेट एम्बिशन लेड बाय ग्रीड, थर्स्ट फॉर पावर एंड सुप्रीमेसी टू मेक जर्मनी द मोस्ट पावरफुल नेशन रिजल्टेड इन वर्ल्ड वॉर टू, द डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। अब ये जो एम्बिशन है, तो हिटलर का क्या एम्बिशन था? हिटलर का एम्बिशन बैड एक्ट्स में से था, वेरी बैड, बहुत बुरे वाले में से था, मतलब नेगेटिव मैनर में था। कि उनका एम्बिशन क्या था? ग्रीड थी, लालच था, ठीक है, पावर की उनको प्यास थी, मतलब सत्ता की प्यास थी उनके अंदर कि मुझे पावर चाहिए, मैं इम्पॉर्टेंट, मतलब सब मेरी बात सुने, सब मुझे ही इम्पॉर्टेंट समझें, जो मैंने कह दिया वो ही, वो कहते हैं ना कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, तो वो चीज़ उनके साथ थी। और सुप्रीमेसी की वो अपने आप को, वही चीज़ है कि अपने आप को महान डिक्लेयर करना चाहते थे, अपने आप को महान बनाना चाहते थे सभी के आगे, कि सब उनको उनके आगे घुटने टेके, सब जैसे वो कहें वैसे चलें। और उन्होंने इसके लिए क्या काम किया? जर्मनी को उन्हें मोस्ट पावरफुल, सबसे ज़्यादा पावरफुल नेशन बनाना था, जिससे कि वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई। और एक बहुत ही डेडली है, जिसमें इतने लोगों की मौत हुई, इतने लोगों की, इनोसेंट लोग थे जिन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी, और बहुत गंदे तरीके से उनको, उनके साथ ट्रीटमेंट भी हुआ है हिस्ट्री में, तो हमें वो देखने को मिला। तो क्या था उनकी जो ये एम्बिशन था, एम्बिशन जो उनका था, वो किस तरीके से आया? बहुत गलत एक्ट के तरीके से उन्होंने इसको लिया। It eventually brought the horrors of Holocaust and massive destruction not only for the not only for the Germany and Europe, but for the whole world. अब ये जो जिस तरीके से उन्होंने काम किए, जिस तरीके से उन्होंने सारी प्रोसीडिंग्स रखी, उससे बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पे, बड़े स्तर पे हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिला, बहुत बड़े स्तर पे लॉस हुआ, ना ही सिर्फ जर्मनी या यूरोप का, बल्कि पूरे के पूरे वर्ल्ड का हमें वो लॉस देखने को मिला। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अब सेकंड पॉइंट पे क्या था हमारा? कि उस रूलर के बारे में हमें बताना है एग्जाम्पल लेके, जिन्होंने हमारी सोसाइटी के लिए और कंट्री के डेवलपमेंट के लिए अच्छा काम किया, मतलब सोसाइटी और कंट्री के विकास के लिए काम किया है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे अशोक की। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अशोक द ग्रेट मौर्यन रूलर was responsible for one of the earliest welfare state, guided by the principle of Dham, comprising compassion, charity, purity, self-control and truthfulness. कि अब हम दूसरे ही तरफ जब अशोक की बात करते हैं, अशोक कौन थे? मौर्यन एम्पायर के बहुत अच्छे रूलर थे, ठीक है, शासक थे। तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एक सबसे शुरुआती दौर में वेलफेयर स्टेट बनाने के रूप में, बहुत अच्छी कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने क्या किया? धम्म का प्रिंसिपल चलाया था। जो कलिंग वॉर हुआ था उसके बाद उन्होंने क्या लिया कि भाई धम्म की, भाई हमें लड़ाई नहीं करनी, उन्होंने उस चीज़ को रियलाइज किया, ठीक है। कंप्राइजिंग कंपैशन, करुणा, चैरिटी, प्योरिटी, दान पे, पवित्रता पे, सेल्फ कंट्रोल एंड ट्रुथफुलनेस, कि अपने आप को कंट्रोल करना आना चाहिए, और आप सच बोलो, ऑनेस्ट रहो, वो ट्रुथफुलनेस रखो, सच्चाई रखो, उस पर उन्होंने बात की, और उसी को उन्होंने आगे प्रोपोगेट भी किया, उसको फैलाने के लिए भी उन्होंने उसके लिए काम किया, ठीक है। डिस्पाइट द टेरिटोरियल वास्टनेस ऑफ द एम्पायर, द स्टेट वॉज डेडिकेटेड टू हार्मनी एंड वेलबींग of not only its subjects but even animals। कि इतना बड़ा अशोक के टाइम पे हमें देखने को मिला कि बहुत ही बड़ा एम्पायर अशोक ने क्रिएट कर दिया था, अपने अंडर ले लिया था। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बड़ा, आज के टाइम पे भी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर बड़ा हो जाता है तो वहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आती है कि ज़्यादा बड़े एरिया को एडमिनिस्टर करने में एक ही अथॉरिटी अगर एडमिनिस्टर करेगी एक ही के अंडर, तो वो दिक्कत आती है, तो उसको डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन अशोक ने इतना बड़ा एम्पायर होने के बावजूद उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान रखा, इतना अच्छा काम किया कि स्टेट में हार्मनी हमें देखने को मिली, सद्भाव और भलाई, वहाँ पे वेलबींग थी, ना ही सिर्फ वहाँ के लोगों की। सब्जेक्ट्स कौन होते हैं? जो वहाँ के लोग हैं, ठीक है।
तो ना ही सिर्फ वहाँ के लोगों की बल्कि इवन एनिमल्स की भी, जानवरों की भी हमें वेलबींग और हार्मनी देखने को मिली। उनकी भी प्रॉपर तरीके से वो एक बात करते हैं ना कि लिविंग बीइंग है, एग्जिस्टेंस है, तो उसको उन्होंने दर्जा दिया। तो इसीलिए अशोक किसके लिए माने जाएंगे? जिन्होंने सोसाइटी और कंट्री की डेवलपमेंट के लिए काम किया है। The above two examples bring out the contradiction in actions when guided by differing principles. One, wherein ambition based on weak principles resulted in harm to society, and one where ambition based on ethical and moral principles led to development of society. अब क्या चीज़ है, हिटलर ने भी क्या किया था? पावर एक्वायर करने के लिए, ठीक है, अपने आप को सुपीरियर रखने के लिए कि सब उनकी बात माने, उस तरीके से, और जर्मन को एक पावरफुल नेशन बनाने के लिए उनका एम्बिशन था। बट सिमिलरली अशोक ने भी तो पावर एक्वायर करने के लिए ही किया था। अशोक ने भी पावर एक्वायर की, बहुत सारे वॉर्स भी लड़े इस चीज़ के लिए। जो एम्पायर की हमें इतनी वास्टनेस देखने को मिली कि इतना बड़ा एम्पायर था, वो कैसे आया? अशोक ने अपने कैलिबर से उसको जीता है, वॉर से या अपनी टैक्टिक से उसको जीता है। लेकिन फिर भी दोनों के, क्योंकि प्रिंसिपल्स में अंतर हमें देखने को मिला, और उन प्रिंसिपल्स जो बात की थी ना नेपोलियन बोनापार्ट जी ने कि ग्रेट कैरेक्टर्स से होता है, तो वो जो कैरेक्टर है, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, वो डिफरेंट थे। और उन्हीं प्रिंसिपल्स की वजह से हिटलर के में केस में क्या हुआ? हिटलर के प्रिंसिपल्स की वजह से सोसाइटी को हार्म हुआ, और बल्कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड हमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिली। लेकिन अशोक के प्रिंसिपल्स की वजह से क्या हुआ? सोसाइटी को फ़ायदा हुआ, सोसाइटी की डेवलपमेंट हमें देखने को मिली। राइट? तो ये हमने किसकी बात की? जो नेपोलियन बोनापार्ट जी ने अपना केस दिया था, एक कोटेशन दी थी, और उसको हमने दोनों ही एस्पेक्ट में, पॉजिटिव और नेगेटिव में, विद एग्जाम्पल्स हमने उसको समझाया। अब हम बात करेंगे अपने बी पार्ट की, जिसमें जो किसका कोट था? एपीजे अब्दुल कलाम जी का, कि करप्शन को कंट्री से करप्शन मिटाने के लिए, करप्शन फ्री कंट्री बनाने के लिए सोसाइटी में 3 लोगों का रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पेरेंट्स, मतलब फादर, मदर एंड टीचर। तो अब हम उनकी बात करेंगे कि वो ऐसा कितना क्या रोल प्ले करते हैं जिससे कि हम माइंड चेंज कर सकते हैं और करप्शन फ्री बना सकते हैं। The role of parents and teachers in ensuring that the citizens of a country grow up as ethical, moral, law abiding citizens and a strong knowledge base cannot be overstated enough. कि जो टीचर्स और पेरेंट्स का रोल हमें देखने को मिलता है, वो इतना महत्वपूर्ण है कि भाई वो ये इंश्योर करते हैं कि भाई जो सिटीजन्स हैं या जो बच्चे हैं वो किस तरीके से ग्रो करें, उनमें एथिकल, नैतिकता हो, मोरालिटी हो, लॉ को अबाइड करे, लॉ को इम्पॉर्टेंट समझे और माने, ठीक है, विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, और उनको ओवरस्टेट ना करें, मतलब प्रॉपर तरीके से चले हर चीज़ में। तो सबसे पहले पेरेंट्स का रोल क्या है? फादर एंड मदर बोला तो पेरेंट्स ही हो गए। फादर एंड मदर का रोल क्या है, वो क्या भूमिका निभाते हैं? पेरेंट्स, स्पेशली द मदर, आर कॉल्ड अ चाइल्ड्स फर्स्ट टीचर्स। बोलते हैं ना, अब बच्चा मान लीजिए एक बेबी का जब बर्थ होता है तो वो पैदा होते स्कूल में नहीं जाता, वो टीचर के अंडर नहीं जाता। वो किससे सीखता है? वो मदर के पास ज़्यादा रहता है। ऑब्वियसली फादर का भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एज अ टीचर, लेकिन जो हमारी इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ऑन एन एवरेज बेसिस बच्चा किसके साथ बिताता है? मदर के साथ बिताता है। तो मदर उसकी सबसे पहली टीचर मानी जाती है। अ चाइल्ड्स फर्स्ट लेसन ऑन राइट एंड रॉन्ग कम्स फ्रॉम हिज और हर पेरेंट्स, क्योंकि स्टार्टिंग के इनिशियल ईयर्स जो होते हैं एक बच्चे के, वो अपने पेरेंट्स के साथ ही गुजारता है। उसके बाद वो धीरे धीरे सोशलाइज होना शुरू होता है। तो जो स्टार्टिंग में जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी वो सीखता है, वो अपने पेरेंट्स से सीखता है। When he or she is taught not to steal, never lie and not to intentionally harm others, कि अगर उसको ये चीज़ें सिखाई जाएंगी, अगर मान लीजिए वो अपने पेरेंट्स में ही इस चीज़ को देखते हैं कि वो बोलते हैं और इस चीज़ को मानते हैं कि जैसे चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, तो वो चीज़ें बच्चा ग्रास्प करता है। बोलते हैं ना कि कच्ची मिट्टी होती है, उसको जैसे ढालो वो ढल जाता है, तो वही पेरेंट्स होते हैं जो उसको, बच्चे को ढाल सकते हैं। लेसन्स लर्नड एट दिस एज आर reinforced ओवर द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल एंड फॉर्म देयर बेसिक कैरेक्टर। अब ये जो इस एज में
अब जैसे कच्ची मिट्टी को ढालते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, सख्त हो जाती है और उसी शेप में आ जाती है। तो जैसे इस टाइम पे लेसन्स उनको दिए जाएंगे, पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, वही उनका इन फ्यूचर जाके एक बेसिक कैरेक्टर बन जाता है। अब वो गुड या बैड वो किस पे डिपेंड है, पेरेंट्स पे। एग्जाम्पल के तौर पे हम बताएं तो गांधी थ्रू हिज क्लोज कॉन्टैक्ट विद हिज मदर ड्यूरिंग चाइल्डहुड लर्नड एंड imbibed द मॉरल वैल्यूज ऑफ ट्रुथफुलनेस, नॉन वायलेंस थ्रू द स्टोरीज ऑफ रामायण एंड महाभारत। कि अब गांधी जी का बहुत ज़्यादा एक क्लोज कॉन्टैक्ट उनका, वो किसके ज़्यादा क्लोज थे, अपनी मदर के ज़्यादा क्लोज थे। तो उन्होंने अपने बचपन में ये चीज़ सीखी और ये इम्बाइब की मॉरल वैल्यूज़ उनकी मदर से कि भाई हमें सच बोलना चाहिए। और ये उन्होंने अपने उनकी अगर आप लोग देखेंगे तो गांधी जी ने स्कूल में भी ये उनका पता चलता है कि जब उनसे पूछा गया था कि कौन चीटिंग, कि आपने चीटिंग तो नहीं की, तो उन्होंने चुपचाप बता दिया कि मैंने चीटिंग की है। वो क्या है, ट्रुथफुलनेस है कि बिना रिजल्ट देखे कि अगर आपने गलत किया है तो एक्सेप्ट करो, सही किया है तो एक्सेप्ट करो, डर के नहीं भागना है, झूठ नहीं बोलना है। तो वो उन्होंने अपनी मदर से लिया। और नॉन वायलेंस उन्होंने किस स्टोरी से, जो उनकी मदर उनको रामायण महाभारत की स्टोरीज बताया करती थी, समझाती थी उनको, तो उससे उन्होंने वो नॉन वायलेंस उनके अंदर आया, जो उन्होंने बाद में प्रोपगेट भी किया। These values, instilled in Gandhi's thoughts, feelings, and actions as a child, functioned as ideals and standards that governed his actions in the course of Indian freedom struggle. अब यही जो थॉट्स, फीलिंग्स और मतलब जो बचपन में एज अ चाइल्ड उन्होंने जो जो चीज़ें सीखी, इम्बाइब की, वो आगे जाके उनके स्टैंडर्ड्स बने, आइडियल्स बने, जिससे कि उन्होंने क्या किया, काम किया इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। और वो बहुत ज़्यादा हेल्प भी हुआ है, बहुत चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं उनसे। ठीक है, तो इसीलिए पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करें रोल ऑफ टीचर्स की, कि शिक्षकों की क्या भूमिका होती है। टीचर्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेइंग द फाउंडेशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स फ्यूचर। अब जैसे कि पेरेंट्स हैं, इनिशियल ईयर्स में वो करते हैं, बट उसके बाद जब चाइल्ड स्कूल जाना शुरू करता है तो वो सोशलाइज होना शुरू करता है, टीचर उसको सिखाती है। तो वो एक तरीके से फाउंडेशन बिल्डअप करती है एक इंडिविजुअल का, कि वो क्या क्या सीख रहा है, उनके अंदर वो वैल्यूज इम्बाइब करती है। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशन बिल्डर्स एज दे आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेलेक्चुअल नरिशमेंट ऑफ यंग माइंड्स बट ऑल्सो फॉर मोल्डिंग द ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ चिल्ड्रन। अब टीचर्स को क्या बोला जाता है, बहुत ही ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट नेशन बिल्डर्स, क्योंकि वो उनको पढ़ाती हैं, नॉलेज देती हैं, सिखाती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो सिर्फ इंटेलेक्चुअल उनकी नरिशमेंट करती हैं, लेकिन उसी के साथ साथ वो बहुत सी और भी डायमेंशंस उनको बताते हुए, सिखाते हुए, पढ़ाते हुए उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी को ही मोल्ड करती हैं एक बेटरमेंट में। या डिपेंड्स ऑन टीचर, बेटरमेंट में होगा या नहीं होगा, तो वो उनकी पर्सनालिटी को ही मोल्ड कर देती हैं। एट यंग इम्प्रेशनेबल एजेस, टीचिंग देम अबाउट डिसिप्लिन, बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस, inculcating values like team spirit, sharing, fair play, cooperation, a teacher sets the stage for a responsible citizen of the country. अब इन एज एक यंग एज पे जब एक बच्चा सीख रहा है, उसकी सीखने की एज, और वो इन्फ्लुएंस होता है जैसे जैसे सिखाया जाता है, तो टीचर वहाँ पे उनको डिसिप्लिन में रहना सिखाती है। ठीक है, उनको वहाँ पे ये कि जो वो काम कर रहे हैं वो उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, वेदर इट इज़ गुड और वेदर इट इज़ बैड, आपको वो एक्सेप्ट करना है। इतना स्पिरिट रखना है कि अगर आपने गलत किया है तो बोलो हाँ मैंने गलत किया, एक्सेप्टेड। सही किया है तो यू शुड बी प्राउड ऑन इट, आप प्राउडली बोलो। तो वो उस चीज़ को बताती हैं, वो सभी में, अभी बच्चे होते हैं उनमें वो सोशलाइजेशन बढ़ाती हैं, उनको सोशल होने में हेल्प करती हैं, टीम स्पिरिट उनमें बिल्डअप करवाती हैं, शेयरिंग बताती हैं, कॉपरेट किस तरीके से करते हैं, वो सारी चीज़ें, ये वैल्यूज़ उनमें इनकलकेट करती हैं और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उनको बनाती हैं। तो इसीलिए टीचर्स का रोल भी हमें इतना इम्पॉर्टेंट देखने को मिलता है कि एक करप्शन फ्री उसको बनाया जा सकता है, हमारे कंट्री को, नेशन का माइंड चेंज करके, माइंड उनका अच्छा बना के। सो ऑन द कंक्लूडिंग नोट, देयरफॉर द नर्चरिंग डन बाय पेरेंट्स एंड टीचर्स डिटरमाइंस द कोर्स ऑफ अ नेशन। ऑब्वियसली अब ये जो नर्चर कर रहे हैं उसे हम नेशन का कोर्स डिटरमाइन कर सकते हैं कि आगे जाके क्या होने वाला है, क्योंकि बच्चों का जो आज माइंड सेट है वो इन फ्यूचर जाके उसी को अपने एक्ट्स में लेकर आएंगे। Whether it will be made of upright, moral and augmentative Indians or dull minds ready to compromise on their ethics, कि क्या वो अपराइट मतलब मोरालिटी होगी, नैतिकता होगी, और उन इंडियंस में कि वो अपने डट के काम करेंगे, या फिर वो इतने वीक होंगे कि वो
कुछ काम के लिए, कुछ बेनिफिट के लिए अपनी नैतिकता को ही त्याग देंगे। तो वो डिपेंड करता है कि उनकी नर्चरिंग किस तरीके से हुई है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हियर गाइज। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।